संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे। संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देख लीजिए श्रेणी क्रम कैसे होता है। श्रेणी क्रम की अगर बात करें तो सीरीज, जैसे आपने देखा होगा ये हो गया C1, ये C2, ये C3। यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी, ये ऋण आयन और ये धन है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा टॉर्च में सेल लगाते हैं, वो क्या होता है, टॉर्च में जो सेल लगा होता है वो किस प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम में होता है। यानी एक का धनात्मक तो दूसरे का ऋणात्मक। हम इसमें जानते हैं कैपेसिटर में एक प्लेट धनात्मक होती है तो दूसरी ऋणात्मक, फिर ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में आपका जो आवेश यानी बैटरी से जो आवेश होता है वह क्या होता है, समान रूप से, यानी सभी संधारित्र पर समान होता है। Q यहाँ भी जाएगा, यानी यहाँ पे Q हर जगह क्या होगा, Q प्राप्त होगा हमें। श्रेणी क्रम संयोजन में सेल द्वारा प्रवाहित आवेश प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं संधारित्र श्रेणी क्रम, ऐसे लिखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्र पर आवेश समान होता है तथा विभवांतर या क्वेश्चन कर सकते हैं विभव या वोल्टेज अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग कह सकते हैं या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें भिन्न भिन्न होता है तो हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ पे कुछ C1 के कारण V1, यहाँ पे कुछ C2 के कारण कुछ V2, यहाँ पे कुछ V3। परंतु जो ये आपका V1, V2, V3 है, ये किसके बराबर, इनका बीजगणितीय योगफल V के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसको इक्वेशन कुछ मान लेते हैं हम एक, और हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो Q इक्वल टू CV होता है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या V इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान C। तो V का मान यहाँ से लिख रहे हैं, बगल से यहीं पे लिख रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं V का मान समीकरण, इसी प्रकार से अगर हमने V का, अभी मान मत रखो, V का मान अभी हमने क्या किया, V का मान लिया Q अपान C। इसी प्रकार V1 का क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C1, क्योंकि Q सभी संधारित्र पर समान है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं V2 इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान C2, और V3 इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान C3। ऐसे यदि हमारे पास क्या हो N, यानी और भी हो तो Q अपान CN लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम अगर समीकरण एक में V1, V2, V3 का मान रख दें, तो देखिए समीकरण एक हमारे पास इसमें रखें देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपान C, और यहाँ पे V1 का मान क्या है, Q अपान C1, तो Q अपान C1। V2 का मान Q अपान C2, V3 का मान Q अपान C3। देख रहे हैं Q सब में कॉमन है, तो Q को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे Q बाई C इक्वल टू
क्यू कॉमन कर लिए तो बचा क्या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और भी रहेंगे तो प्लस करके लगा देंगे। देख रहे हैं क्यू से क्यू कट जाएगा तो 1/C, यानी हम कह सकते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, जहाँ 1/C क्या है, इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता, इसको हम बोलते हैं तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता यानी क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम में हम कह सकते हैं कि तुल्य धारिता यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता व्युत्क्रम, तुल्य धारिता 1 यानी व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम यानी सभी जुड़े हुए संधारित्र का व्युत्क्रमों का योगफल के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि श्रेणी, लिख सकते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम होती है तथा परिपथ में लगे सभी संधारित्र के व्युत्क्रमों के, इधर लिख देते हैं, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। यदि यहीं पे क्या होता, अगर दो होता, यदि दो संधारित्र होता है, एक प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर नोट लिखते, यदि दो संधारित्र C1 तथा C2 होते तब तुल्य धारिता क्या हो जाती है, 1/C इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, C इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, इसका मात्रक फैरेड ही होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम को। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिए अपने नोट्स में, और इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये रट जाएगा। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिए। चलिए अब बात करते हैं समांतर क्रम की। अब बात करते हैं किसका, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम की बात करें दाना है। ठीक है, ये आपका हो गया C1 C2 और C3। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से जो आवेश चलेगा Q, कुछ इधर चला जाएगा Q1, कुछ इधर चला जाएगा Q2 और कुछ इधर चला जाएगा Q3। ठीक है, इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन होता है। अगर इसमें हम लिखना चाहेंगे, अगर चित्र का डेरिवेशन करना चाहें तो लिख सकते हैं। अब डेरिवेशन मत करिए, इसको सिर्फ हम लोग अभी सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें, उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में क्या था, विभवांतर अलग अलग था, प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान अलग अलग था और आवेश का मान समान था। परंतु समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होगा।
प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समांतर क्रम संयोजन में लगे सभी संधारित्र पर विभव समान होता है तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में लगे प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होता है तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। तो आवेश का मान जब भिन्न भिन्न होता है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आवेश, यदि माना दिया गया आवेश Q है तथा संधारित्र तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्रमशः क्या है Q1 Q2 Q3 Qn हो तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। ठीक है, Qn हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो देख रहे हैं क्या है प्रत्येक संधारित्र पर, तो हम जानते हैं संधारित्र बराबर यानी C इक्वल टू क्या होता है, या Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो इसी प्रकार से C1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 के लिए ये क्या है Q1 इक्वल टू C1V। Q2 के लिए क्या हो जाएगा C2V। Q3 के लिए क्या हो जाएगा C3V और Qn के लिए क्या हो जाएगा CNV। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 मान के चले तो Q का मान यहाँ पे लिखेंगे, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो चलिए इधर रख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर रख देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहीं पे रख देते हैं। तो Q यानी CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस CNV। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है V कॉमन हो जाएगा, इसमें हमारा V क्या हो जाएगा कॉमन। तो V को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा CV इक्वल टू V को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस CN। ठीक है, तो देख रहे हैं V से V कट जाएगा, तो C इक्वल टू क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस CN। ये हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का बीजगणितीय योगफल तुल्य, या कह सकते हैं प्रत्येक संधारित्र का योगफल तुल्य संधारित्र के बराबर होगा। यानी इसे क्या बोलते हैं तुल्य धारिता या समतुल्य धारिता कह सकते हैं, तुल्य धारिता। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र का योगफल तुल्य धारिता के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए, आपको जहां नहीं समझ में आए आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको पुनः से हम डेरिवेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, हम इस पे एक आध सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए
आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक, चलिए चलिए पहले समांतर क्रम का सवाल देख लेते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 3, 4 और 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पे माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा है 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता, ठीक है। इनकी क्या हमें तुल्य धारिता, यानी तुल्य धारिता हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व। हमें तुल्य धारिता यानी यहाँ पे हमें निकालना क्या है, C, तुल्य धारिता C निकालना है। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम में डिवाइड बाई वाला होता है श्रेणी क्रम में, यानी हम लिखते हैं 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान रख लेते हैं 1/C = 1/C1 यानी 3 माइक्रोफैरड। याद रखना माइक्रोफैरड को अभी छोड़ दे रहे हैं, अभी बाद में हम लगा लेंगे। और यहाँ पे 4 + 1/6, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो जाएगा, तो 3 चौक 12 + 3 + 2, तो 4 3 7 2 9, 9/12, या इसको और हम काट सकते हैं 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी ये किसके बराबर है 1/C, यानी 1/C = 3/4, या C = क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 या 1.33 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये हमारा हो गया तुल्य धारिता। क्या हो गया, तुल्य धारिता, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया क्या, तुल्य धारिता। अगर इसी पे कहते हैं कि इस पर बताइए कितना आवेश होगा, इस पर कितना, यानी 3 ओम यानी 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड पर कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो आवेश Q = हम जानते हैं CV, C जहाँ क्या है, C इक्विवेलेंट वाला है, तो Q = C का मान कितना है 4/3 × 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, आवेश कितना आ गया 16 कूलम। जो हमारे पास आवेश का मान आ गया वो कितना आ गया 16 कूलम। अगर यही कहता कि इस 3 माइक्रोफैरड, अगर यहीं पे कहता कि 3 माइक्रोफैरड पर विभव, अगर यही कहता क्या 3 माइक्रोफैरड पर विभव बताइए, तो हम जानते हैं विभव हमें 3 माइक्रोफैरड पर लेना है, तो Q = क्या होता है, Q = होता है CV। विभव वाला देख लेते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया Q का मान, और ये आपका हो गया इतना माइक्रोफैरड, यानी C = कितना आ गया 1.33 माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करता 3 माइक्रोफैरड पर विभव, तो चलिए हम विभव की बात कर लेते हैं। V = क्या हो जाएगा Q/C। ओ, हमें विभव बताना है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको मान ले, क्या इसको हम मान लें C1, इसको मान लें C2, इसको मान लो C3, तो इसका कहने का मतलब है कि C1, तो Q = CV होता है, तो Q/V हो जाएगा, तो देख लीजिए Q का मान कितना है 16/V, यानी 12, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी जो C1, अच्छा V1 निकालना था, सॉरी हम लोग को निकालना क्या था V1 = हो जाएगा Q/C, Q यानी 16/C का मान कितना था 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइक्रोफैरड, तो 3 × 5
15, 3 त्रिका इतना क्या आएगा वोल्ट, ठीक है, 5.33 वोल्ट। ऐसे ही अगर C2 की बात करता कि C2 पर विभव यानी 4 माइक्रोफैरड पर कितना विभव होगा, तो वहां पे हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे लिखते V2 Q/C। क्यों हमारे पास 16 है, C का मान 4 माइक्रोफैरड रखते, मान आ जाता, ठीक है। अगर और इसको ये माइक्रोवोल्ट है या वोल्ट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये माइक्रो में लेते हैं ना हम लोग, फैरड को जो है यानी संधारित्र को हम लोग माइक्रोफैरड माप रहे हैं, तो हर जगह माइक्रो रख रहे हैं, तो ये भी माइक्रो ही होगा, ये इतना वोल्ट आ जाएगा। अब देख लो अगर निकालना ही है तो देख लेते हैं V2 का भी। V2 का कितना हो जाएगा 16/4, या इसको ऐसे बटे में ही रहने देते हैं, V2 वाला हो जाएगा 16/4 यानी 4। और V3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 16/6, 2 3 6 2 8 16 यानी 8/3। अब देख लो, अब इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा जो V का मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। तो 12 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V इक्वल टू क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 16/3 प्लस 4 प्लस आपके पास क्या है और 8/3, तो LCM कितना हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पे होगा 16 प्लस 12 प्लस 8, 16 12 8 20 36, क्या हो गया 36/3, 3 बराबर में 36, यानी V का मान कितना आ गया 12 वोल्ट, यानी क्या है हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तथा आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। आप भी अपना भविष्य उज्जवल करिए और अपने फ्रेंड का भी। धन्यवाद।